बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और उन पंडित जी का काम था लोगों के घरों में पाठ पूजा का काम कराना और जन्म मरण के संस्कारों को विधि विधान के साथ संपन्न कराना। और इसी कारण से उन पंडित जी का आसपास और दूर दराज के गांव में आना जाना लगा ही रहता था। एक बार किसी बच्चे का नामकरण कराने के लिए पंडित जी किसी गांव में जा रहे थे। संयोग से उसी गांव में पंडित जी का एक बहुत पुराना दोस्त रहता था। सुबह सुबह की चढ़ती धूप को देखकर पंडित जी का सर चकरा रहा था, मगर इस बात की खुशी भी थी कि आज बहुत लंबे अरसे के बाद वे अपने दोस्त से मिल पाएंगे। सालों से अपने मित्र की खैरियत नहीं जान पाए थे। आखिरकार पंडित जी तैयार होकर उस गांव में जाने के लिए रवाना हो गए। उन दिनों लोगों को पैदल चलकर ही अपना रास्ता तय करना होता था। मीलों दूर तक सुनसान इलाका दिखाई देता था। ऊपर से चोर और ठग रास्ते में अकेले इंसान को आते जाते घेर लिया करते थे। गर्मियों के दिन थे। सुबह सवेरे ही धूप इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी, मगर पंडित जी का तो काम था, उन्हें तो कुछ भी करके अपने गंतव्य तक पहुंचना ही था। पंडित जी गांव से बाहर निकल आए और उन्होंने देखा कि उनके आगे आगे एक और आदमी भी जा रहा है। उसे देखकर पंडित जी ने सुकून भरी सांस ली कि मीलों का सफ़र तय करना है। दोनों लोग हंसते बोलते जाएंगे तो सफ़र जल्दी कट जाएगा। पंडित जी थोड़े से तेज कदमों से चलकर उस आदमी के पास पहुंच गए और उससे पूछने लगे, क्यों भाई, तुम्हें कहाँ तक जाना है? उस आदमी ने जवाब दिया, वहीं तक जाना है जहाँ तक तुम जा रहे हो। उस आदमी का जवाब सुनकर पंडित जी को थोड़ा अटपटा सा लगा। फिर पंडित जी ने सोचा, यह आदमी मजाकिया किस्म का लगता है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। पंडित जी ने फिर से पूछा, भाई अपना नाम तो बता दो। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम महाकाल है। पंडित जी फिर हंस दिए और बोले, अरे महाकाल भाई, तुम तो बड़े ही मजाक करते हो। अच्छा हुआ जो तुम रास्ते में मिल गए। अब हम दोनों पूरे रास्ते ऐसे ही हंसते बोलते चलेंगे तो सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाएगा और बोरियत भी नहीं होगी। महाकाल ने एक बार फिर पंडित जी को अपने जवाब से चौंका दिया कि मैं तुम्हें रास्ते में नहीं मिला हूँ, मैं हर समय हर किसी के साथ चलता हूँ। अब तो डर के मारे पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी सी हिम्मत करके पंडित जी ने उस आदमी से पूछा, अगर तुम हर वक्त हर किसी के साथ चलते हो तो दिखाई क्यों नहीं देते हो? इसके जवाब में महाकाल ने पंडित जी से कहा कि लोगों का ध्यान तो अपनी खुशियों पर होता है या फिर अपने दुखों पर होता है, मुझ पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उन दोनों के इस वार्तालाप के बीच में रास्ते में एक छोटा सा गांव आ गया। तब वह आदमी पंडित जी से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, तुम आगे चलते रहो, मैं जल्दी ही आकर तुमसे मिलता हूँ। पंडित जी उस गांव के बाहर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सोचा जब तक महाकाल आता है थोड़ा सा सस्ता लेता हूँ, फिर हम दोनों आगे की दूरी तय कर लेंगे। लेकिन इतनी सी देर में उस पंडित ने देखा कि उस गांव के लोगों में उथल पुथल मची हुई है और लोग डंडा लेकर भाग रहे हैं। गांव की तरफ को भागते हुए एक आदमी को रास्ते में रोककर पंडित जी ने पूछा, भाई ऐसा इस गांव में क्या हो गया है? उस आदमी ने पंडित जी को बताया कि गांव में सरपंच के लड़के को नाग ने डस लिया है। पंडित जी थोड़े से परेशान होकर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे महाकाल भी चल रहा है। फिर ऐसे ही दोनों अपना सफ़र तय कर रहे थे कि एक और छोटा सा गांव बीच में पड़ गया। महाकाल ने फिर से पंडित जी से कहा कि तुम आगे चलते रहो, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं अपना काम ख़त्म करके तुमसे जल्दी ही आकर मिलता हूँ। पंडित जी चलते चलते थक गए थे। सोचा क्यों ना एक पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ा आराम कर लूँ, तब तक महाकाल भी आ जाएगा। पंडित जी फिर से एक पेड़ की छांव में बैठकर महाकाल का इंतजार करने लगे। तभी पंडित जी को रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पंडित जी ने फिर किसी गांव वाले को रोककर पूछा, अरे भाई क्या हो गया है यहाँ? ये रोने पीटने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं?
उस आदमी ने पंडित जी को बताया कि एक किसान के लड़के को भैंसे ने अपने सींग से टक्कर मारी और वह लड़का वहीं मर गया। एक ही लड़का था बेचारे का, उसका तो सहारा ही खत्म हो गया। ऐसा कहकर वह आदमी तो चला गया और महाकाल पंडित जी के पास पहुंच गया। अब तो पंडित जी पूरे तरीके से सहम गए थे, मगर साथ चलने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। एक बार फिर से दोनों आगे बढ़ चले। पंडित जी ने अपने मन का वहम दूर करने के लिए एक मजाकिया स्वभाव बनाते हुए महाकाल से कहा, अरे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सच में ही महाकाल हो। जहाँ भी जाते हो किसी न किसी को मारकर ही आते हो। और अब तो वही गांव आने वाला है जहाँ हम दोनों को जाना था। यहाँ जाकर तुम किसको मारने वाले हो? महाकाल ने जवाब दिया, नामकरण कराने के बाद तुम अपने जिस मित्र से मिलने जा रहे हो, इस बार उसी की बारी है और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। तुम्हारे ही कारण तुम्हारे बचपन के मित्र की जान चली जाएगी। यह सुनकर पंडित जी के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। महाकाल की बातें सुनकर पंडित जी के दिमाग में एक विचार आया कि आज अगर वे अपने मित्र से मिले बिना ही अपने घर वापस लौट जाएंगे तो शायद उनके मित्र की जान बच जाएगी। ऐसा विचार कर पंडित जी उसी घर में चले गए जिस घर में बच्चे का नामकरण संस्कार करवाना था। इधर पंडित जी का दोस्त उम्मीद लगाए अपने घर पर बैठा था कि आज उसका बचपन का मित्र पड़ोस के बच्चे का नामकरण कराने के लिए आने वाला है और वह उससे मिले बिना कभी वापस नहीं जाएगा। मगर पंडित जी का काम खत्म होते ही वे सीधे अपनी घर की तरफ को चल दिए। पंडित जी के दोस्त को जब यह पता चला तो वह भी पीछे पीछे अपने मित्र से मिलने के लिए चल दिया। पंडित जी के दोस्त का एक पैर बचपन से ही खराब था, इसलिए वह चलने में थोड़ा असहज महसूस करता था। पंडित जी अपने मित्र से छुपते छुपाते जल्दी जल्दी गांव से बाहर निकल आए। पंडित जी को क्या पता था कि उनका मित्र उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। पंडित जी के दोस्त का एक पैर खराब होने के बावजूद भी जितना हो सकता था वह तेज चलने की कोशिश कर रहा था। दोपहर का समय हो चुका था। पंडित जी चलते चलते गांव के बाहर के जंगल में पहुंच गए थे और उनका दोस्त उनका पीछा करते करते उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में चलते चलते पंडित जी की मुलाकात उसी महाकाल नाम के आदमी से हो जाती है। महाकाल एक बार पंडित जी को देखकर जोर से हंसा और पंडित जी से बोला, क्यों पंडित जी, अपने बचपन के मित्र से मिलकर नहीं आए हो? मिल आते तो अच्छा होता। एक बार पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। पंडित जी ने महाकाल की बात सुनकर अनसुनी कर दी और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि वे अपने प्रिय मित्र से मिलकर उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते थे। इसलिए पंडित जी जल्दी जल्दी अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे और उनका प्रिय मित्र, जो सारी बातों से अनजान था, वह उनको आवाज़ लगाता हुआ एक पैर से तेज तेज चलकर उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इतनी तेज धूप में चलते चलते पंडित जी के दोस्त को चक्कर आ गया और उन्हें एक जोर की पटक लगी। गर्मी की तपत को ना झेल पाने के कारण उस बेचारे के प्राण निकल गए। महाकाल ने पंडित जी से कहा, रुक जाओ पंडित जी, पीछे तुम्हारा दोस्त मरा पड़ा है। पंडित जी ने पीछे मुड़कर देखा और अपने दोस्त के हाथ पैरों में कोई हलचल न देखकर वे भागकर अपने मित्र के पास पहुँचे और जाकर देखा तो सच में ही उनका मित्र मरा पड़ा था। अपने प्रिय मित्र की यह हालत देखकर पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे कि काश एक बार वे अपने दोस्त से मिल पाते। पंडित जी को महाकाल ने चुप कराया और उन्हें बताया कि उनके प्रिय मित्र की मृत्यु आज ही के दिन इसी समय पर बिल्कुल इसी प्रकार से होनी लिखी थी। अब पंडित जी ने महाकाल से पूछा, अगर तुम सच में ही महाकाल हो और तुम सबकी मृत्यु का राज और कारण जानते हो तो मुझे भी बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होनी लिखी है।
महाकाल ने कहा, वैसे तो यह बात नीति के नियमों के खिलाफ होगी, मगर तुम एक सुलझे हुए और समझदार इंसान मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। आज से ठीक 6 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने की वजह से होगी। वहाँ का राजा तुम्हें फांसी पर लटकाने का हुक्म देगा और तुम खुशी खुशी उस फांसी के फंदे को अपने गले में पहन लोगे। पंडित जी को इतनी बात बताकर महाकाल वहाँ से जा चुका था। अब पंडित जी जैसे तैसे अपने दोस्त को पीठ पर लादकर अपने दोस्त के घर ले गए। पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी ने उसका अंतिम संस्कार कराया और अगले दिन अपने घर पहुंच गए। महाकाल की कही हुई बातें पंडित जी के दिमाग में अच्छे से बैठ गई थी। पंडित जी अपनी इस समस्या को लेकर अपने नगर के राजा के पास पहुंच गए। उन्होंने राजा को महाकाल से मिलने का सारा हाल बताया और 6 महीने बाद अपनी होने वाली मृत्यु का कारण भी बताया। तो राजा ने सोचा, यह पंडित अपनी समस्या लेकर मेरे पास आया है, तो इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। राजा के मंत्रियों ने राजा को सलाह दी, अगर अगले 6 महीनों तक पंडित जी नगर के बाहर ही ना जाएं, तो पंडित जी की मृत्यु टल सकती है। राजा ने इस सलाह को मानते हुए पंडित जी के घर पर अपने 2 सैनिक तैनात कर दिए कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति पंडित जी को बुलाने आता है तो उसे सख्ती के साथ मना कर दिया जाए। राजा के भेजे हुए दोनों सैनिक पंडित जी के साथ पंडित जी के घर पर ही रहने लगे। पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी है, इस बात की खबर ना तो खुद पंडित जी को थी और ना ही राजा के पहरेदारों को थी। एक दिन पंडित जी रात के समय उठे, सैनिकों का एक घोड़ा खोला, उस पर सवार हुए और नींद में ही कहीं दूर निकल गए और चलते चलते किसी दूसरे राजा के नगर में पहुंच गए। उस राजा के सैनिक जो रात्रि के समय पहरे पर तैनात थे, उन्होंने पंडित जी को कोई घुसपैठिया समझकर बंदी बना लिया और सुबह होते ही अपने राजा के दरबार में पेश कर दिया। वहाँ के राजा ने रात के समय नगर में घुसने के कारण पंडित जी को कोई चोर डाकू अथवा घुसपैठिया समझा और उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। पंडित जी राजा के दरबार में अपनी सफाई पेश कर रहे थे कि वह कोई चोर या डाकू नहीं है, बल्कि वह तो खुद भी नहीं जानते कि वह इस नगर में कैसे पहुंच गए। शायद उनकी मृत्यु ही उन्हें यहाँ खींच कर ले आई है, क्योंकि महाकाल के कहने के अनुसार आज पूरे 6 महीने हो चुके थे और 7वें महीने का पहला ही दिन था। पंडित जी ने उस नगर के राजा को महाकाल की भविष्यवाणी के बारे में सारी बातें बताईं, मगर वहाँ का राजा और उसके सब दरबारी पंडित जी की बातें सुनकर हंसने लगे कि यह आदमी मरने के डर से कहानियाँ बना रहा है। पंडित जी ने फिर उस राजा से अनुरोध किया कि अगर आप सबको मेरी बातें झूठी लगती हैं तो आप मेरे नगर के राजा के यहाँ अपने सैनिकों को भेजकर इस सच्चाई को जान सकते हैं। अगर मेरी बात झूठी निकली तो आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसे हंसते हंसते मंजूर कर लूँगा। राजा ने विचार किया कि यदि इस आदमी की बातें सही में सच्ची हुई तो एक निर्दोष इंसान की जान चली जाएगी और मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तब उस नगर के राजा ने अपने सैनिकों को पंडित जी के बारे में सच्चाई पता करने के लिए उसके नगर में भेजा। शाम को जब राजा के सैनिक वापस आए तो उन्होंने पंडित जी द्वारा कही गई सारी ही बातें सही बताईं। अब उस नगर का राजा धर्म संकट में पड़ गया। अगर वह पंडित जी को फांसी पर नहीं चढ़ाता है तो उसका वचन झूठा पड़ जाएगा, और अगर फांसी पर चढ़ा देता है तो एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाएगी। राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह मांगी। राजा के मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि अगर एक कच्चे सूत के धागे से पंडित जी को फांसी दे दी जाए तो उस फांसी पर लटकते ही कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी। इससे आपका वचन भी पूरा हो जाएगा
और पंडित जी के प्राण भी बच जाएंगे। राजा को भी अपने मंत्रियों की सलाह अच्छी लगी। इधर पंडित जी भी खुश हो गए कि महाकाल की भविष्यवाणी गलत साबित होने जा रही थी। पंडित जी को फांसी देने के लिए कच्चे सूत की पतली सी रस्सी तैयार की गई और पंडित जी को फांसी देने के लिए ले जाया गया। पंडित जी ने हंसते हंसते वो फांसी का फंदा अपने गले में पहन लिया। जल्लादों ने जैसे ही रस्सी को खींचा, रस्सी सच में ही टूट गई और पंडित जी धड़ाम से नीचे गिर गए। आसपास खड़े हुए लोग पंडित जी को उठाने के लिए दौड़े, लेकिन पंडित जी की हालत देखकर वे सन्न रह गए, क्योंकि कच्चे सूत की रस्सी टूट तो जरूर गई थी, मगर टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। इस प्रकार महाकाल की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। उम्मीद करती हूँ आप सबको महाकाल की यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही धर्म ज्ञान से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।